Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन करने की सत्ता सीमित नहीं होती है, बल्कि सबको समान रूप से शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। बचपन से हम लोगों को लोकतंत्र की एक परिभाषा पढ़ाई जाती रही है। जब से सिविक्स या सोशल साइंस पढ़ना शुरू करते हैं हम क्लास 6 से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन ही लोकतंत्र है। फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब वही है कि शासन व्यवस्था सबके लिए हो, सबकी भागीदारी से शासन व्यवस्था का संचालन हो, लोगों के अधिकार स्वतंत्रताएं सर्वोपरि हो। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं लोकतंत्र की। अलग अलग आधारों पर दुनिया में लोकतंत्र के बहुत सारे प्रकार किए गए हैं। जैसे विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र, और दोनों का मिला जुला रूप फ्रांस में है, तो जिसे हम अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यक्षीय लोकतंत्र भी कहते हैं। उसी तरह से देखेंगे आप केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के आधार पर संघात्मक और एकात्मक लोकतंत्र, फेडरल एंड यूनिटरी डेमोक्रेसी। और फिर देखेंगे भारत में हमने इन दोनों को मिले जुले रूप में अपनाया है, तो एक और नया रूप हो गया है लोकतंत्र का, जिसे हम अर्ध संघात्मक लोकतंत्र या क्वासी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम की संज्ञा देते हैं। संघात्मक शासन से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण पहलू जो हाल फिलहाल हमारे देश में चर्चा में रहा, वो है हाइब्रिड फेडरलिज्म। अब हाइब्रिड को हम कहें मिश्रित या संक्रमणशील, जो भी इंग्लिश वर्ड है, हाइब्रिड फेडरलिज्म या हाइब्रिड संघवाद। थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे कि ये हाइब्रिड संघवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, किस संदर्भ में इसकी चर्चा हुई है। बहुत रिसेंटली इसकी चर्चा हुई और इसकी चर्चा की गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे कि संघात्मक एकात्मक लोकतंत्र क्या है। भारत में हमने आर्टिकल 1 के तहत यूनियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस अपनाया है, या संघात्मक लोकतंत्र के यूनियन मॉडल को, और उसमें फिर हाइब्रिड फेडरल सिस्टम क्या है जिसकी चर्चा की गई हाल में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के आपसी संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। केंद्र और राज्य सरकार के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार हैं लोकतंत्र के। एक को हम कहते हैं संघात्मक लोकतंत्र और दूसरे को कहते हैं एकात्मक लोकतंत्र। फेडरल डेमोक्रेसी एंड यूनियन डेमोक्रेसी। संघात्मक लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है, और एकात्मक लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण यूके, फ्रांस जैसे देशों को माना जाता है।
संघात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि दो सरकारें होती हैं और उनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे अमेरिका में देखेंगे आप, 50 राज्यों से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ। तो एक संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ मतलब केंद्र सरकार या संघ सरकार है, 50 राज्य सरकारें हैं, दोनों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। भारत में भी हमारे देश में ऐसा है, केंद्र और राज्य सरकार के रूप में दो सरकारें और संविधान की अनुसूची 7 के तहत दोनों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। एकात्मक लोकतंत्र में दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है कि सरकारें यहां भी दो होती हैं लेकिन शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता, और दूसरी कंडीशन होती है कि एक ही सरकार का अस्तित्व होता है। ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं एकात्मक लोकतंत्र में। या तो ऐसी स्थिति कि सरकारें दो हों लेकिन शक्तियों का विभाजन नहीं हो, सारी शक्तियां केंद्र सरकार को ही दी जाएं, तो फिर यही अंतर हो जाता है संघात्मक और एकात्मक में कि संघात्मक में दो सरकारें, उनके बीच शक्तियों का विभाजन, किंतु एकात्मक में एक ही सरकार और या सरकारें दो किंतु शक्ति विभाजन नहीं। ब्रिटेन में देखेंगे केंद्र सरकार है, स्थानीय संस्थाएं भी हैं, लेकिन शक्तियां सारी केंद्र के पास हैं और उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि स्थानीय संस्थाओं को शक्तियां दें या नहीं दें। और अगर देश छोटा है, आबादी कम है, तो एक ही सरकार से पूरे देश का शासन चला लेते हैं। जब सरकार ही एक है, शक्ति विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे सामने, संविधान निर्माताओं के सामने एक समस्या, एक चुनौती थी कि हम किस शासन व्यवस्था को अपनाएं। निष्कर्ष के रूप में हमने अपने देश में इन दोनों शासन व्यवस्थाओं को मिले जुले रूप में अपनाया। कहा जाता है कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थिति में संघात्मक है और विशेष परिस्थिति में एकात्मक। या हमारी शासन व्यवस्था शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक, और इसी को हम अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था की संज्ञा देते हैं, जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान हैं। जब हम भारत के संघात्मक शासन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 1 के तहत हमने संघात्मक शासन के यूनियन मॉडल को अपनाया है। संघात्मक शासन का यूनियन मॉडल अपनाया गया भारत में। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि संघात्मक शासन का यूनियन मॉडल मतलब कुछ और मॉडल भी होंगे, तो बिल्कुल। संघात्मक शासन के फिर कई मॉडल या प्रकार हैं। जैसे एक होता है कॉन्फेडरेशन, महापरिसंघ कहते हैं हिंदी में, हालांकि एकदम स्पष्ट और शुद्ध हिंदी नहीं है। एक होता है फेडरेशन या परिसंघ कहते हैं, और एक होता है यूनियन या संघ कहा जाता है। ये संघात्मक शासन के कुछ मॉडल या प्रचलित रूप हैं। कॉन्फेडरेशन जो कि यूएसएसआर हुआ करता था, पूर्व सोवियत संघ, फेडरेशन यूएस या अमेरिका, और यूनियन कनाडा है। और भारत में भी हमने यहाँ कनाडा के यूनियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपनाया संविधान के अनुच्छेद 1 में। आप अनुच्छेद 1 की भाषा देखें तो लिखा है उसमें कि भारत
राज्यों का संघ होगा यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन मॉडल का नेचर क्या होता है कि इसमें सरकारें दो होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है। ऐसा तो इसलिए होगा क्योंकि संघात्मक शासन है, तो दो सरकारें भी होती हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन भी होता है। किंतु यहां केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं और तुलनात्मक दृष्टि से राज्यों के पास शक्तियां कम होती हैं। दो सरकारें हैं, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी है, किंतु इक्वल नहीं है। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि केंद्र के पास शक्तियां कम होती हैं, राज्यों के पास ज्यादा। फेडरेशन में क्या होता है, दोनों के पास लगभग इक्वल शक्तियां होती हैं, समान शक्तियां। और यूनियन में क्या होता है, केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा और राज्यों के पास शक्तियां तुलनात्मक दृष्टि से कम होती हैं। भारत में हमने इसी मॉडल को अपनाया, और क्यों अपनाया, बहुत सारे कारण। मुख्य मुद्दा है कि जो आजादी के समय की हमारी परिस्थितियां थीं, हमें जरूरत लगी इस बात की कि केंद्र का मजबूत होना जरूरी है राज्यों की तुलना में, और इसीलिए हमने फिर यूनियन मॉडल को अपनाया। दो सरकारें हैं, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। उसके अलावा देखेंगे इस शक्ति विभाजन की चर्चा संविधान में है। संविधान में शक्ति विभाजन की चर्चा की गई है। संविधान लिखित है, सर्वोच्च है, केंद्र की विधायिका दो सदनीय है, और इस पूरे सिस्टम की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। ये संघात्मक शासन की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं, और भारतीय शासन व्यवस्था में ये सब मौजूद है। केंद्र की विधायिका दो सदनीय, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि। जनता के प्रतिनिधि हैं तो लोकतंत्र की भी रक्षा होगी, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि हैं तो हम राज्यों के हितों, शक्तियों, अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। तो बहुत सोच समझ के एक ये सिस्टम डेवलप हुआ है, और इस पूरे सिस्टम की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना भी कर दी गई है। भारत में संघात्मक शासन के ये सारे लक्षण मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आजादी से लेके अब तक की बात करें, आजादी से लेके अब तक की बात करें, तो भारत में क्या हुआ कि समय समय पर संघात्मक शासन के कई रूप देखने को मिले। संघात्मक में यूनियन है, यूनियन के अंदर कई तरह के संघात्मक शासन की चर्चा देखने को मिली भारत में। जैसे एक केंद्रीकृत या एकीकृत संघवाद, एक सौदेबाजी वाला संघवाद, एक देखेंगे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको आप जानते हैं। एक प्रतिस्पर्धी संघवाद, जो जब प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी तो उनके बाद काफी पॉपुलर हुआ, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक देखेंगे सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसकी चर्चा हमारे
प्रधानमंत्री जी ने 2022 को 15 अगस्त के लाल किले से दिए गए भाषण में चर्चा की। सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद या प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद। तो ऐसे संघात्मक शासन के फिर हमारे देश में बहुत सारे रूप हमें देखने को मिले, और इसी में देखेंगे तो एक और जो चर्चा हाल फिलहाल की गई भारत में वो है हाइब्रिड संघवाद। हाइब्रिड संघवाद, इसकी चर्चा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई। अलग अलग रूप हैं संघात्मक शासन के। सब में दो सरकारें हैं, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी है, किंतु शक्तियों के प्रयोग की व्यावहारिक स्थिति जब हम देखते हैं तो वो अलग अलग हो जाती है। और हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि केवल किताबी ज्ञान से तैयारी नहीं होती है, हमें किताबी के साथ साथ व्यावहारिक समझ का होना भी बहुत आवश्यक है। आपको किताब में केवल इतना मिलेगा कि भारत में संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन की मौलिक विशेषताएं मौजूद हैं, एकात्मक कैसे है, 356 राज्यपाल, जो भी थोड़ा सा सहकारी संघवाद की चर्चा भी मिल जाएगी, दैट्स ऑल। लेकिन इतने सारे रूप प्रचलित हैं हमारे देश में। संघात्मक के भीतर संघात्मक शासन है, या संघ के भीतर उपसंघवाद की स्थापना का प्रयास किया गया है। संघवाद के भीतर उपसंघवाद, और ये सब व्यावहारिक बातें हैं, ये किताबी बातें नहीं हैं। आप यूपीएससी के प्रश्न देखेंगे वो किताबी के साथ साथ व्यावहारिक बातों पर ज्यादा आधारित होते हैं, तो हमें इन सब की जानकारी बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धी संघवाद आज के समय का एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट। उसी तरह से सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करें सुशासन और लोक कल्याण के क्षेत्र में, लेकिन आपस में समन्वय भी बना रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना। और उसी में देखेंगे जो थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं भी आपसे, हाइब्रिड संघवाद। ये क्या है, बस संक्षेप में एक इसका आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं। विस्तार से जब फुल क्लास आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि भारत में हमने संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों को मिले जुले रूप में अपनाया है। संघात्मक की वजह से केंद्र और राज्य, इन दो स्तरों पर हमारे देश में शासन का संचालन है, और दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। संविधान की अनुसूची 7 हम देखते हैं तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन हुआ है। लेकिन जब आप संविधान का अनुच्छेद 1 देखेंगे तो केवल केंद्र और राज्य, यही 2 स्तर नहीं है हमारे देश में शासन संचालन के, बल्कि इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है। तो मुख्य रूप से 3 तरह की इकाइयां आपको मिलती हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध हैं वो संघात्मक हैं। केंद्र सरकार के
राज्यों के साथ संबंध देखेंगे तो संघात्मक संबंध है। मतलब जैसा मैं बता रहा हूं कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार का केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संबंध देखेंगे तो ये संबंध संघात्मक ना होकर एकात्मक है। मतलब जहां संविधान की अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन हुआ, वहीं केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। इनका नाम भी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए है, केंद्र के द्वारा शासित हैं ये, इनको शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। तो हम कई एंगल से एकात्मक हैं। केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन हुआ, किंतु सारी शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ, कुछ का किया कुछ का नहीं किया। जिन शक्तियों का विभाजन किया केंद्र चाहे तो वो शक्तियां वापस ले सकता है। कई एंगल से हम एकात्मक हैं। एकात्मक का एक एंगल ये भी है कि हम राज्यों के साथ तो संघात्मक संबंध रखते हैं केंद्र सरकार, किंतु केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उसके संबंध संघात्मक ना होकर एकात्मक हैं। किंतु बात फिर यहीं तक खत्म नहीं हो रही। और एक मजेदार बात क्या है कि केंद्र के राज्यों के साथ जो संबंध हैं वो सभी राज्यों के साथ समान संबंध है। राज्यों के साथ जो संबंध हैं वो समान संबंध हैं, उनमें अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि यूपी के साथ केंद्र का संबंध कुछ और हो, बिहार के साथ कुछ और हो, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ कुछ और हो। सबके लिए एक जैसी व्यवस्थाएं, एक जैसे संबंध केंद्र और राज्य के बीच में। संघ सूची के विषयों पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाएंगी राज्य सरकारें। तो सभी राज्य सरकारों के साथ ऐसा है, अंतर नहीं किया हमने। किंतु फिर मजेदार बात क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संबंध एक जैसे नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संबंध एक जैसे नहीं है, राज्यों के साथ एक जैसे हैं। या बात को दूसरे शब्दों में कहें तो सभी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी है, किंतु सभी केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी राज्यों के साथ संबंध एक जैसे या सभी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी, किंतु सभी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ना संबंध एक जैसे, ना सभी केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी है। तो जो ये हाइब्रिड फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये केंद्र शासित प्रदेशों स्पेशली दिल्ली के संदर्भ में है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है, जैसा हम बात कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए, फिलहाल हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
उनमें से दो मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी, इन दो के लिए कुछ अलग प्रशासनिक व्यवस्था है या केंद्र के साथ संबंध अलग हैं, और बाकी 6 इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है। उन 6 में एक है जम्मू कश्मीर, उसके लिए भी व्यवस्था ये वाली होनी है जो दिल्ली पुदुचेरी में है, लेकिन भविष्य में होनी है। फिलहाल वो पूरी तरह से एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो मिक्स व्यवस्था चल रही है केंद्र शासित प्रदेशों को लेके। ये नहीं है अभी हाइब्रिड फेडरलिज्म, अभी तो आ रहे हैं उस पे हम। अभी तो हम इतनी बात कर रहे हैं कि राज्यों के साथ संबंध एक जैसे, केंद्र की और प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी, किंतु केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऐसा नहीं। अलग अलग के साथ अलग अलग व्यवहार, अलग अलग संबंध और अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं। जो ये 6 देख रहे हैं आप, इनमें बस लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक नाम का अधिकारी है, केंद्र सरकार का एजेंट या प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का संचालन करती है। किंतु दिल्ली और पुदुचेरी में आप देखते हैं कि जो 2 ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, इनमें जनता द्वारा चुनी गई सरकारों की व्यवस्था की गई है। इनकी अपनी अलग विधानसभाएं हैं, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री भी हैं केंद्र शासित प्रदेश, किंतु फिर भी इनके लिए हमने विधानसभाओं की भी व्यवस्था की और जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री भी हैं, जो राज्य सूची के विषय हैं। संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय जिन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, हमने इन दोनों दिल्ली पुदुचेरी सरकारों विधानसभाओं को भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी है। केंद्र शासित हैं उसके बाद भी, हालांकि फिर अंतर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, किंतु संसद चाहे तो वो भी कानून बना सकती है, मतलब उसने अपनी शक्ति छोड़ी नहीं है। हाँ, इन विधानसभाओं को भी वो शक्ति दे दी है, जबकि राज्यों में ऐसा नहीं होता। राज्यों में सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं। संसद केवल विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जो राज्य सूची के विषय है राज्य सरकार के संदर्भ में। किंतु यहाँ दिल्ली पुदुचेरी में सामान्य परिस्थिति में भी संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, अगर वो ऐसा चाहे तो। हाँ, नहीं करती है वो अलग बात है। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को भी शक्ति दे दी गई राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की। इसमें भी आप देखेंगे कि दिल्ली और पुदुचेरी में दिल्ली के लिए और अलग तथा विशिष्ट व्यवस्था की गई
और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड फेडरलिज्म की चर्चा की। यद्यपि दिल्ली पुदुचेरी की स्थिति लगभग एक जैसी है शक्तियों के मामले में, किंतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। केंद्र की पूरी सरकार भी दिल्ली से ही चलती है, पुदुचेरी में नहीं है केंद्र सरकार। तो हम जो व्यवहार पुदुचेरी के साथ कर रहे, दिल्ली के साथ भी वही व्यवहार संभव नहीं है, या उल्टा करें कि जो व्यवहार दिल्ली के साथ पुदुचेरी के साथ भी वही हो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति अलग है भौगोलिक, राजनीतिक, रणनीतिक दृष्टि से, और एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की स्थिति अलग है। पूरी केंद्र सरकार दिल्ली से ही चल रही है। तो फिर हमने क्या किया, दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 ए में विशेष व्यवस्था की गई दिल्ली के लिए। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, किंतु जैसे भूमि है, पुलिस है, इस तरह के विषयों पे हमने कानून बनाने की शक्ति नहीं दी है दिल्ली सरकार को या विधानसभा को। राज्य सूची के विषय हैं लैंड, भूमि या पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, किंतु इन पर कानून बनाने की शक्ति पुदुचेरी में है, वहां की विधानसभा को। दिल्ली में नहीं दी हमने शक्ति। दिल्ली में कहा कि नहीं, ये इतने महत्व के मामले हैं कि इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास, मतलब संसद के पास ही होगी। और इसीलिए अक्सर अखबार में आप पढ़ते सुनते हैं, दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो तो हम दिल्ली की पुलिस को बदल देंगे, दिल्ली की भूमि हमें दे दो तो। लेकिन ऐसा नहीं, और नहीं दिएगा ये विषय दिल्ली को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पूरे देश की केंद्र की राजधानी है, पूरी केंद्र सरकार भी दिल्ली से ही चल रही है। तो फिर विशिष्ट व्यवस्था की गई दिल्ली के लिए, और इसी संदर्भ में चर्चा हुई हाइब्रिड फेडरलिज्म की। पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था दिल्ली में कि जो दिल्ली की सिविल सेवाएं या लोक सेवाएं हैं, उन पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, दिल्ली सरकार का या लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल का। उपराज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, तो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियंत्रण हो सिविल सेवाओं पे, मतलब केंद्र सरकार का, और या जनता की जो चुनी हुई दिल्ली सरकार है उसका। विवाद चल रहा था काफी दिन से इस बात को लेके। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई इसी मामले के हल के लिए। दिल्ली सरकार का कहना था कि सिविल सेवाएं जब तक दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं होंगी, तब तक वो इनके प्रति कमिटेड नहीं होगी, वचनबद्ध नहीं होगी, और बेहतर ढंग से दिल्ली सरकार फिर काम नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही है। तो दिल्ली सरकार का कहना था कोर्ट से कि दिल्ली की सिविल सेवाओं पर नियंत्रण, उनकी नियुक्ति, उनके ट्रांसफर, इस तरह के अधिकार दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उसी मामले पर चर्चा के दौरान जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की हाइब्रिड फेडरलिज्म की। दिल्ली सरकार के संदर्भ में चर्चा की गई। दिल्ली सरकार जो दिल्ली की लोक सेवाओं के ऊपर नियंत्रण चाह रही थी, उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह बात सही है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र सरकार भी यहीं से चल रही है, तो हम दिल्ली के साथ राज्य जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, किंतु उसकी अपनी विधायिका है, अपनी चुनी हुई सरकार है। तो इसके साथ हम अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते।
दो मुद्दे कि ठीक है, दिल्ली के साथ राज्य जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से राज्य सरकारों को व्यापक शक्तियां हैं, राज सूची के विषयों पे कानून बनाना, राज्य की लोक सेवाओं पे नियंत्रण करना, चलिए ठीक है, हम दिल्ली के साथ नहीं अपेक्षा कर रहे कि आप बिल्कुल एक राज्य सरकार जैसा व्यवहार कीजिए। लेकिन यह भी ठीक नहीं होगा कि दिल्ली के साथ आप अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा व्यवहार करें, क्योंकि दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जनता की अपनी चुनी हुई सरकार है। मतलब न्यायालय का कहना था कि इन दोनों के बीच में एक तालमेल बनाने की जरूरत है, और इसी को नाम दिया उन्होंने हाइब्रिड फेडरलिज्म। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता दें दिल्ली सरकार को, ठीक है उतनी नहीं जितनी एक राज्य को है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा हम दे सकते हैं, मतलब उतना नियंत्रण भी नहीं करें जितना कि किसी एक आम केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर किया जा रहा है। और जब ये सोच थी सर्वोच्च न्यायालय की, आगे अभी हाल में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस मामले का निपटारा करते हुए निर्णय सुनाया, और क्या कहा कोर्ट ने कि दिल्ली की लोक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। वो जो कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, जब जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही थी तो तभी से एक आइडिया तो लग ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का झुकाव किस तरफ ज्यादा जा रहा है, वो दिल्ली सरकार को ज्यादा स्वायत्ता देने का पक्षधर है। और उसी का फिर परिणति थी कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिल्ली में लोक सेवाओं के ऊपर दिल्ली सरकार को नियंत्रण का अधिकार दिया। किंतु फिर आप जानते हैं रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया, कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और वापस लोक सेवाओं के ऊपर केंद्र का नियंत्रण तय हो गया। और हाल ही में आप देख रहे हैं कि संसद ने अब उस अध्यादेश को कानून बना दिया है, संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति स्वीकृति दे चुके हैं, लागू हो चुका है। और फाइनली निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा लोक सेवाओं पर, लेकिन अब संसद ने कानून बना दिया और उसके अनुसार दिल्ली की लोक सेवाओं के ऊपर नियंत्रण केंद्र सरकार का ही है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल फिर उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो यहां दिल्ली की विशिष्ट स्थिति के संदर्भ में चर्चा हुई हाइब्रिड फेडरलिज्म की। तो देखिए दोस्तों, एकदम एक नया कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर दिल्ली के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक चर्चा के दौरान निकल के आया। अब अगर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के प्रति जागरूक नहीं हैं, आप यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के देखें, यूपीएससी इसी तरह के प्रश्न पूछ लेता है। वो देखता है हमारी जागरूकता, हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति। हो सकता बहुत सारे लोगों की नज़र में ये कॉन्सेप्ट चर्चा में नहीं आया हो, क्योंकि अखबार की एक न्यूज़ थी, यूट्यूब पे वीडियोस, कुछ वीडियोस, मतलब कि इस हाइब्रिड फेडरलिज्म में किसी वकील ने व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की, तो उन्होंने प्रयास किया कि क्या है ये हाइब्रिड फेडरलिज्म। अदरवाइज ये उतना पॉपुलर और चर्चित नहीं हो पाया कि सबको जानकारी हो। लेकिन एक सिविल सेवा के अच्छे विद्यार्थी को इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कोई आश्चर्य नहीं है कि हमें एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए। अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड फेडरलिज्म। दिल्ली की सेवाएं या पूरा दिल्ली की विशेष स्थिति जब विस्तार से हम पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था, संविधान, तो विस्तार से चर्चाएं होती हैं। अभी बस एक
छोटा सा प्रयास था मेरा फिर कि मैं एक आइडिया दे पाऊँ आपको कि कैसे आप अपनी तैयारी जारी रखें, करेंट डेवलपमेंट के प्रति अवेयर रहें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स बहुत ध्यान से रेगुलरली पढ़ें ताकि आप डे बाय डे की घटनाओं से जुड़े रहें। और जब ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में फिर आप अपने आप को किसी भी दूसरे से बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। और अगर और इसी तरह के मुद्दे पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी सुझाव दे सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें ताकि सिविल सेवक बनने का सपना पूरा हो। धन्यवाद दोस्तों। कॉमन केस कौन से केस होंगे? मीन से केस विच इज नॉट केस, मीन